वो चंदेल वंश के ऊपर जो है वो आधारित है। तो चंदेल वंश के बारे में जो है वो बात करेंगे। चंदेल वंश के जो आप संस्थापक के रूप में जो हमें शासक देखने को मिलते हैं, इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें नन्नुक देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो नन्नुक है वो इस वंश के हमें संस्थापक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें इनकी आदि पुरुष की, यानी कि जो इनके आदि पुरुष का नाम हमें देखने को मिलता है, आप देखेंगे कि आदि पुरुष का नाम देखने को मिलता है चंद्रेत्रेय। यानी कि आप देखेंगे जो चंद्रात्रेय है वो इस वंश के हमें आदि पुरुष जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि चंदेलों की स्वतंत्रता के जो जन्मदाता है वो हमें महाराजाधिराज जो धंग है वह देखने को मिलता है। यानी कि आपको इनके शॉर्ट नाम को धंग को जो है वो याद कर सकते हैं। तो चंदेलों की स्वतंत्रता के जो जन्मदाता थे वो धंग थे। मैं इनके बारे में ऐसा जो जानकारी है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बता दें आपको कि इनकी जो राजधानी है वो हमें खजुराहो देखने को मिलती है। खजुराहो का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम जो हमें प्राचीन नाम देखने को मिलता है वह जजाजभुक्ति था। यानी कि आप देखें खजुराहो का जो हमें प्राचीन नाम देखने को मिलता है वह हमें जजाजभुक्ति था। तो जजाजभुक्ति था यह एक महत्वपूर्ण जो है वो इनके नगर के रूप में जो है हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि प्राचीन काल में हमें जजाजभुक्ति है तो नगर के रूप में देखने को मिलता है, जिसका नाम हमें खजुराहो देखने को मिलता है आधुनिक काल में। उसके बाद हम आपको बता दें कि जो इसका क्षेत्र था, यानी कि इस चंदेल राज्य का जो एक क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, तो अगर हम आधुनिक भारत में देखें तो वो हमें जो कहते हैं कि बुंदेलखंड है वहां का जो क्षेत्र है वो चंदेलों का जो है वो क्षेत्र निवास स्थान कह सकते हैं कि उस समय इन्होंने अपना जो राज्य जो जिसको निर्माण इन्होंने किया था वो उनका बुंदेलखंड में स्थित था। उसके बाद आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जो चंदेल शासक थे, चंदेलों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो चंदेल शासक थे वो सर्वप्रथम हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने देवगढ़ नाम जो लिपि है, यानी कि देवनागर लिपि जो है इसका प्रयोग अपने लेखों में जो है वो सर्वप्रथम पहली बार इन्होंने किया है। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जा रहा है। इनकी उत्पत्ति के लेखों में अगर इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इनके लेखों में हमें कई जगह लेखों में ऐसे हमें वर्णन देखने को मिले हैं। इनका जो उत्पत्ति है वो हमें चंद्रमा से देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो चंद्रमा है उससे इनकी उत्पत्ति जो है वो हुई है। इस वंश के संस्थापक आप देखें स्थापना जो हुई है वो हमें 831 ईस्वी में जो है वो नन्नुक द्वारा किया गया था। यानी कि जो नन्नुक थे वो इस वंश के संस्थापक थे। ये 831 ईस्वी में जो है वो कह सकते हैं कि इस वंश की स्थापना उन्होंने किया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि नन्नुक के पश्चात जो है वो हर समय एक शासक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि नन्नुक के बाद जो है वो हर शासक बनते हैं, लेकिन इनके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो देखी नहीं, तो उसको हमने छोड़ने का जो है वो प्रयास किया। अब हम देखेंगे इस वंश के जो हमें प्रथम महत्वपूर्ण शासक देखने को मिल जाते हैं, तो हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि इस वंश के जो अगले शासक हैं, नेक्स्ट शासक है, उनका नाम जो हमें देखने को मिलता है वो यशोवर्मन देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि यशोवर्मन जो है वो इस वंश के कह सकते हैं इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है वो हमें लक्ष्मण वर्मन की जो है उपाधि देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो यशोवर्मन है उनकी जो उपाधि हमें देखने को मिलती है वो लक्ष्मण वर्मन की उपाधि हमें देखने को मिल जाती है। अब देखेंगे सर्वप्रथम प्रतिहारों ने इन्होंने प्रतिहारों के अधीन जो है वो कन्नौज पे आक्रमण किया था। तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। ऐसा कई जगहों पे ऐसा विद्वानों का मानना है कि जब इन्होंने प्रतिहारों की ओर से जो है वो राष्ट्रकूटों से जब युद्ध लड़ा था, तो जब राष्ट्रकूटों से लड़ा था युद्ध में, तो जब इनको विजय प्राप्त हुई थी तो इनको जो है वो कह सकते हैं कि इनकी जो प्रतिहारों के ऊपर जो इनकी स्वाधीनता थी वो कह सकते हैं कि जब नाम मात्र के इनके अधीन रह गए थे। यानी कि आप देखेंगे जो हमें या इनके सामंत देखने को मिलते थे वो उनके नाम मात्र के सामंत रह जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि इनकी स्वतंत्रता का एक तरीके से जन्मदाता जो है वो हम यशोवर्मन को जो है मान सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो हमें इनके पश्चात जो हमें कलिंजर का दुर्ग है, राष्ट्रकूटों का जो कलिंजर का दुर्ग है उसको इन्होंने जीत लिया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जा रहा है। आपको बता दूं कि इन्होंने एक प्रसिद्ध मंदिर, आप देखेंगे कि खजुराहो में एक में प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलता है जिसका नाम हमें चतुर्भुज मंदिर देखने को मिलता है। उसका जो निर्माण कार्य है वो इन्होंने अपने शासनकाल में जो है वो करवाया था। इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें जो है वो देख ली। अब हम देखेंगे हमारे इस वंश के जो नेक्स्ट शासक है उनका नाम हमें देखने को मिलता है महाराजाधिराज धंग के बारे में। तो अब हम जो है अपनी क्लास को धंग की ओर जो है वो केंद्रित करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको साफ करके फिर से अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकता हूँ। महाराजाधिराज जो धंग है इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यह इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है वो काल जराधिपति जो है वो हमें देखने को मिलती है। यानी कि काल जराधिपति जो है वो इनकी उपाधि हमें देखने को मिल जाती है। अभिलेख में आप देखेंगे इनके अभिलेख जो हमें देखने को मिले हैं, इनके दो अभिलेख हमें देखने को मिले हैं, खजुराहो के अभिलेख और नन्हे का अभिलेख। यानी कि आप देखें खजुराहो के जो अभिलेख हैं और नन्हे के जो अभिलेख हैं वो हमें इनके शासनकाल में जो है वो देखने को मिल जाते हैं, इनके द्वारा लिखे गए। ग्वालियर, आपको बता दूं कि उन्होंने ग्वालियर विजय के बाद जो है वो धंग का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विजय माना जाता है। यानी कि धंग का जो विजय है वो धंग की जो पहली विजय हमें देखने को मिलती है वो ग्वालियर का विजय है, और ग्वालियर का विजय इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विजय जो है वो मान जाती है, क्योंकि इसी के बाद जो है वो चंदेलों ने जो है वो प्रतिहारों की नाम मात्र की जो उनके अधीन रह रहे थे, अधीनस्थ थे, उनसे उन्हें जो है वो पूरी तरीके से जो है वो स्वतंत्रता जो है वो मिल जाती है। इसलिए इनको जो है वो चंदेल वंश का जन्मदाता, चंदेल वंश के स्वतंत्रता का जो है वो जन्मदाता जो है वो कहा जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि जो धंग है वो सर्वप्रथम इन्होंने कालिंजर को ही अपनी राजधानी बनाई थी। यानी कि आप देखेंगे सर्वप्रथम इन्होंने कालिंजर विजय के बाद कालिंजर को ही अपनी राजधानी बनाई थी। उसके पश्चात जो है इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाई थी। यानी कि आप देखें खजुराहो को जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, तो आप देखें खजुराहो को राजधानी बनाने के बाद ये जो है अंत समय तक, चंदेलों के अंत तक जो है वो हमें इनकी राजधानी जो है वह देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि फरिश्ता के अनुसार, ऐसा हमें कई जगह लेखों में भी ऐसा वर्णन जो है वो हमें देखने को मिला है। तो फरिश्ता के अनुसार अगर हम बात करें तो धंग ने जो है वो प्रयाग के पास कह सकते हैं कि अंत समय में धंग ने जो है वो प्रयाग में अपनी जो है वो जल समाधि जो है वो ले लिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि जो धंग थे इनके पश्चात जो है
इनके पश्चात जो है वो हमें इनका पुत्र जो पर्ण है वह शासक बना हुआ देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे पर्ण जो है गढ़ जो है वो हमें इनका शासक जो है वो बना हुआ देखने को मिल जाता है। इसका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1002 से लेकर के 1019 तक का जो समय है वो इसका हमें टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि जो कह सकते हैं कि जो महाराज धीराज जो धंग है इनको इस समय में आप देखें खजुराहो में जो महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण है वो हुआ है। यानी कि आप देखेंगे अधिकांश जो हमें मंदिर जो देखने को मिले हैं खजुराहो में वो इन्हीं का देन है, यानी कि इन्होंने ही बनवाया था। इसका अगर हम उदाहरण पे देखें तो जिननाथ का प्रसिद्ध मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर, उसके बाद आप देखेंगे कि बैजनाथ का जो मंदिर है वो हमें महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण धंग ने अपने शासनकाल में खजुराहो में जो है वो करवाया था। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमने इनके पुत्र के बारे में देखा और इनके पुत्र के बाद हम देखेंगे विद्याधर के बारे में, जो इस वंश के हमें अगले महत्वपूर्ण शासक के रूप में है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अब हमारा जो क्लास है वो विद्याधर के ऊपर जो है वो आधारित होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ताकि मैं इसको साफ करके आगे जो है होगा। तो विद्याधर के बारे में मैं बात आपको बता दूं कि इनका जो शासन का जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1002 से लेकर 1019 ईस्वी तक का जो है वो टाइम पीरियड जो है वो हमें देखने को मिलता है। इन्होंने प्रतिहार शासक राजपाल को मार डाला था और उनके राज्य पर जो है वो अधिकार कर लिया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिलता है। आपको एक बात और बता दूं कि मोहम्मद गौरी का जो चंदेलों के ऊपर आक्रमण होता है वो इन्हीं के शासनकाल में इनके ऊपर जो है वो आक्रमण होता है। लेकिन ऐसी कुछ बातें इनके कुछ समय बाद जो है वो इनकी संधि हो जाती है, इनके बीच कोई युद्ध का जो है वो वर्णन हमें देखने को नहीं मिलता और उसके बाद आप देखेंगे अंत समय तक जो है वो इनकी मैत्रीपूर्वक जो संबंध था वो बना हुआ था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि विद्याधर ने जो है वो परमार शासक भोज को और कचुरी शासक गंगदेव को जो है वो पराजित किया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे इस वंश के जो हमें नेक्स्ट शासक देखने को मिले, यानी कि इस वंश के जो हमें नेक्स्ट शासक देखने को मिलते हैं वो है परमंदी देव जो है वो हमें इस वंश के नेक्स्ट शासक देखने को मिलते हैं। यह जो है वो चंदेल वंश के अंतिम शासक के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि आपको बता दूं कि यह चंदेल वंश के हमें अंतिम शासक जो है वो देखने को मिलते हैं, अंतिम महान शासक जो है वो देखने को मिलती है। इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिलती है वो दशाधिपति जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि दशाधिपति जो है वो इनकी उपाधि हमें देखने को मिल जाती है। एक बार बता दूं कि इनके सेना में ही इनके समय में ही हमें देखने को मिलते हैं कि चंदेल सेना में हमें 2 सेना नायकों का जो है वर्णन जो है वो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिल जाता है। इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो यह है आल्हा और उदल जो है वो हमें इनका जो है वो नाम देखने को मिलता है। यह एक महान और वीर जो है वो सेना नायक इनके राज्य के थे, तो वो इनके ही समय में जो है वो सेना में थे, इनके सेना नायक के रूप में जो है वो कार्य कर रहे थे। आपको बता दूं कि 1203 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेलों पर आक्रमण किया था और चंदेलों पर आक्रमण करने के बाद जो उनका कालिंजर दुर्ग था उसको उन्होंने जीत लिया था, इनको इन्होंने पराजित करके कालिंजर दुर्ग को जो है वो जीत लिया था। तो ऐसा वर्णन जो है हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और चंदेलों के बारे में जो है युद्ध का एक वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। इस युद्ध में जो है वो पार्थिव देव जो थे वो पराजित हुए थे और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो इनके राज्य पर जो है वो कब्जा कर लिया था। आपको बता दूं कि अंत समय में आप देखेंगे कि अंत समय में चंदेलों को जो है वो 1305 ईस्वी में जो है वो दिल्ली सल्तनत का जो है चंदेल राज्य को जो है दिल्ली सल्तनत का जो है वो एक हिस्सा बना लिया जाता है। ऐसा वर्णन हमें चंदेलों के बारे में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से आज हमने चंदेलों के बारे में देखा, यानी चंदेल वंश के बारे में देखा। जो चंदेल वंश थे उनके बारे में संपूर्ण जो बातें थी मैंने आपको बताने का जो है वो प्रयास किया। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपके कोई भी डाउट्स इस क्लास से हो तो आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा कि आपको उस क्वेश्चन का जो है वो आंसर मैं दे पाऊँ। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं, जय हिंद।